नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों, हम कर रहे थे आपकी कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। सबसे पहले कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करें दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम था यानी सिलेबस था, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। और सिलेबस कौन सा दोस्तों, आपका सिलेबस कर रहे थे दोस्तों आपके माइनर टेस्ट 3। कौन से टेस्ट का? आपके माइनर टेस्ट 3 का हम एनालिसिस कर रहे थे सिलेबस का। वो भी किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों? हम एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों? एमसीक्यू के माध्यम से हम एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले बात करें इन एमसीक्यू का आधार क्या था। आधार की बात करें तो इनका आधार था दोस्तों अपनी कलाम बुकलेट। क्या था दोस्तों? अपना कलाम बुकलेट इन एमसीक्यू का आधार है। यानी एमसीक्यू की बात करें तो कलाम बुकलेट की प्रत्येक लाइन से आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जहाँ से जितने क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पूछेंगे या आने की संभावना हो या नवीनतम क्वेश्चन है न्यू पैटर्न के अनुसार किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे दोस्तों इन एमसीक्यू के माध्यम से आपको कवर होंगे। ये उसी प्रकार से होते हैं जिस प्रकार से कलाम की लाइब्रेरी बेच के अंदर आपके ऑफलाइन टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन एमसीक्यू का आप क्या दे सकते हो? टेस्ट दे सकते हो। क्या दे सकते हो आप? टेस्ट दे सकते हो। ये टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो दोस्तों? अपनी ऐप के ऊपर। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों? अपना PAP बाय डीके सर। क्या नाम है दोस्तों आपका? PAP बाय डीके सर। ये ऐप आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या होता है आपका शेड्यूल के अनुसार यानी सिलेबस के अनुसार आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होता है आपका। क्या होता है दोस्तों? टॉपिक वाइज टेस्ट। फिर दोस्तों इस टॉपिक वाइज टेस्टों का हम जिस प्रकार से लाइब्रेरी बेस के अंदर एनालिसिस किया जाता है उसी प्रकार से दोस्तों हम वीडियो एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आपके वीडियो एनालिसिस। और फिर दोस्तों जो एनालिसिस करते हैं उसकी PDF भी कहाँ पर मिलती है दोस्तों? इसी ऐप के ऊपर आपको PDF मिल जाती है। ये तो आपके टॉपिक वाइज टेस्ट की बात करते हैं। फिर दोस्तों इसी ऐप के ऊपर होता है आपका साप्ताहिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है आपका? साप्ताहिक टेस्ट। जिस प्रकार से लाइब्रेरी बेच के अंदर सबसे पहले 6 दिन तक उनको तैयारी करवाई जाती है, फिर 7वें दिन आपका टेस्ट होता है। उसी प्रकार से उन सभी 45 सेंटरों में टेस्ट होता है। उसी के साथ वो 300 बच्चे भी टेस्ट देते हैं जो लाइब्रेरी बेच के हैं, जैसे 150 आपके सीकर में है, 150 आपके जयपुर के अंदर है। फिर क्या होता है आपका दोस्तों? साप्ताहिक टेस्ट होता है। क्या होता है आपका? साप्ताहिक टेस्ट होता है। फिर दोस्तों इस साप्ताहिक टेस्ट का भी क्या करते हैं दोस्तों? हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ऐसे नहीं, प्रत्येक ऑप्शन की वाक्य के साथ, यानी चारों ऑप्शन की वाक्य के साथ करते हैं। ये भी कहाँ पर करते हैं दोस्तों? अपने यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब और ऐप के ऊपर, दोनों के ऊपर दोस्तों एनालिसिस होता है। जो दोस्तों यूट्यूब पर देखते हैं यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो ऐप पर देखना चाहते हैं वो ऐप पर देख सकते हैं। ऐप पर आपको ऐड वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों आप उसके एनालिसिस PDF भी कहाँ पर मिलती है? इसी ऐप के ऊपर मिलती है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट है। इस साप्ताहिक टेस्ट को आपको क्या मिलती है? आपका दोस्तों PDF भी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? आपकी PDF मिलती है। इस PDF के माध्यम से दोस्तों आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट निकलवा सकते हो। प्रिंट निकलवाने के बाद आप ऑफलाइन भी दे सकते हो। ऑफलाइन भी आप दे सकते हो दोस्तों टेस्ट। ठीक है, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से टेस्ट देते हो, किस प्रकार से अपना आकलन करते हो। तो आपको PDF की आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, साथ साथ दोस्तों आपको ऑनलाइन टेस्ट देने का भी मौका मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट के माध्यम से सिलेबस को तैयार भी किया जाता है। ठीक है, जो बुकलेट है उन बुकलेट को तैयार कैसे कर सकते हैं? उस बुकलेट के कंटेंट दिया हुआ है उसको हम पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद जब तक हम MCQ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बुकलेट हमको तैयार नहीं होगी। चाहिए अपने नोट्स हो तो नोट्स हमको जब तक तैयार नहीं होंगे, जब तक हम MCQ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ऐसा तो आप सभी जानते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट कब होगा आपका। ये साप्ताहिक टेस्ट होगा आपका 17 फरवरी, यानी कल ये टेस्ट आपका होने वाला है। कल दोस्तों ये टेस्ट की बात करें, ये टेस्ट आपका अपलोड हो चुका है। वैसे देखिए टेस्ट आपका अपलोड हो चुका है। यदि जो ऑफलाइन दे रहे थे, ठीक है, यानी कलाम शेड्यूल के आधार पर पढ़ रहे थे, वो आप ऑफलाइन यानी अपना कंटेंट पूरा कर चुके हैं तो वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, हम 17 फरवरी क्या करेंगे? इस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। टेस्ट आपका अपलोड कल ही हो गया था आपका। ठीक है, कल शाम को आपका टेस्ट अपलोड हो चुका था। आप ऐप के ऊपर जाके टेस्ट आप देख सकते हो। कलाम का कब हुआ था दोस्तों? 15 फरवरी 2026, यानी कल ये टेस्ट हो चुका है। ठीक है, और अपने ऐप पर दोस्तों कल ही अपलोड हो चुका था, लेकिन एनालिसिस दोस्तों हम 17 फरवरी करेंगे अपने सिलेबस के अनुसार, अपने शेड्यूल के अनुसार, क्योंकि हमें 6 दिन तक अपना पहले सिलेबस पूरा करना है। पहला टारगेट अपना ये है कि सिलेबस पूरा करना, फिर दोस्तों टेस्ट देना। फिर आपको टेस्ट देने का मजा है कुछ अलग आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारतीय इतिहास के अंदर दोनों टॉपिक हम कर चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चाहे आपका जन राष्ट्रवाद का उदय हो 1919 से लेकर 1942, हम तो 1947 तक कर चुके हैं, जितना कलाम की बुकलेट के अंदर दिया होता। गांधी जी की मृत्यु तक। गांधी जी की मृत्यु कब होती है दोस्तों? आपकी गांधी जी की मृत्यु कब होती है दोस्तों? 1948 में होती है। तब तक हम दोस्तों सारा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके व्यक्तित्व के महात्मा गांधी पढ़ो, चाहिए आपके जन राष्ट्रवाद का उदय पढ़ो सेकंड पार्ट। इसमें महात्मा गांधी से जुड़े हुए सारे तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। सुभाष चंद्र बोस हम कर चुके हैं दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों आपकी बात करें शैक्षणिक प्रबंधन की, तो हम शैक्षणिक प्रबंधन संपर्क कार्यों सिद्धांत हम कर चुके हैं और आपके प्रमुख संगठन BSER कर चुके हैं। ठीक है, और बात करें हम राजस्थान भूगोल। राजस्थान भूगोल के अंदर दोस्तों आपके खनिज संसाधन और उद्योग एवं व्यापार आपका कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम कर रहे हैं आपके ऊर्जा संसाधन। अब जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं दोस्तों? हम ऊर्जा संसाधन का एनालिसिस करें, जो टेस्ट आपके ऐप के ऊपर हो चुका है। ये टेस्ट आप देना चाहते हो तो ये टेस्ट आप अपनी PAP बाय डीके सर ऐप के ऊपर दे सकते हो। फिर दोस्तों एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हो, ऐप के ऊपर भी आप कर सकते हो प्रत्येक ऑप्शन के वाक्य के साथ।
क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन का इस तरीके से अभी जो एनालिसिस करें यही क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए गए। आप या तो साथ साथ आंसर दीजिए, यदि ऐप पर नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप यूट्यूब पर साथ साथ आंसर दीजिए ताकि अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। सब कुछ आपके लिए है, तो आपको बेहतरीन बनाना है, तो आप साथ साथ आंसर दीजिए। कितने गलत होते हैं, कितने सही होते हैं, आपको कितना आता है, आपकी तैयारी कितनी मजबूत होती है, तो ये कब आकलन होगा, जब आप टेस्ट दोगे। चाहे आप यूट्यूब पर साथ साथ दो, चाहे ऐप पर जाकर टेस्ट दो, अपने दोस्तों के साथ आकलन करो, वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों शाम को क्या होगा दोस्तों, शाम को अपना प्लेटन और परिवहन का टेस्ट है, ठीक है। ये टेस्ट अभी अपलोड हो जाएगा आपका, और शाम को दोस्तों इसका एनालिसिस करेंगे। और दोस्तों कल फिर हम करेंगे इस सिलेबस का पूरे का टेस्ट होगा आपका। टेस्ट तो अपलोड हो चुका है वैसे, देखिए मैंने बताया आपको, टेस्ट अपलोड हो चुका है 17 फरवरी को। कल हम इस टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और अगले टेस्ट यानी माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस करना शुरू कर देंगे। माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस करना शुरू हो जाएगा कल, और कल से दोस्तों अपनी क्लासें भी आनी शुरू हो जाएगी। माइनर टेस्ट 4 की क्लासें आने शुरू हो जाएगी। सबसे पहले भारतीय इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व दे रखे, तो अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में कल से अपनी क्लासें शुरू हो जाएगी दोस्तों। और फिर हम माइनर टेस्ट 4 को अपना टारगेट मानेंगे, अपनी एग्जाम है माइनर टेस्ट 4, और अगले मंगलवार तक उस टेस्ट की तैयारी करेंगे और ये बेहतरीन तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या अपना देखते हैं। पहला दे रखा है दोस्तों, संसाधन की संकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तार्किक रूप से उचित है। संसाधन की संकल्पना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तार्किक रूप से उचित है। संसाधन का अस्तित्व मानव की आवश्यकताओं से स्वतंत्र होता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका, संसाधन केवल प्राकृतिक तत्व है, मानव निर्मित वस्तुएं नहीं। ये गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। संसाधन का स्वरूप मानव के ज्ञान, तकनीक एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होता है, बिल्कुल राइट। जो संसाधन है दोस्तों, संसाधन का स्वरूप है मानव के ज्ञान, तकनीक एवं आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। सभी परंपरागत ऊर्जा संसाधन अनवीकरणीय होते हैं। सभी परंपरागत ऊर्जा संसाधन अनवीकरणीय होते हैं, नहीं दोस्तों, सभी परंपरागत ऊर्जा संसाधन अनवीकरणीय नहीं होते, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। परंपरा के आधार पर दोस्तों परंपरागत और गैर परंपरागत दो तरीके के होते हैं आपके, तो ये आपके अनवीकरणीय नहीं होते, गलत हो जाएगा आपका दोस्तों। सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन गैर परंपरागत होते हैं, नहीं दोस्तों, सभी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन गैर परंपरागत नहीं होते, ये भी आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, उपरोक्त में से कौन सा या 6 कथन सही है। तो केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, न तो एक न दो। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, इसकी बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके बात करें, कितने आधारों में बांटा गया दोस्तों, आपके 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, आपके 2 भागों के अंदर बांटा गया। एक बांटा गया दोस्तों आपके परंपरा के आधार पर, परंपरा के आधार पर। दूसरा किस बांटा गया दोस्तों, आपके समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, आधार पर। तो 2 भागों में बांटा गया दोस्तों ऊर्जा संसाधनों को। फिर बात करें दोस्तों आपकी परंपरा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। परंपरा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, आपके 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भाग है, देखिए एक बांटा गया दोस्तों आपके परंपरागत, दूसरा बांटा गया दोस्तों आपका गैर परंपरागत। वही बात के दोस्तों आपके समाप्यता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। फिर आपके कितने भागों में, 2 भागों के अंदर। कौन कौन से बांटा गया दोस्तों आपका, एक बांटा गया दोस्तों आपके नवीकरणीय, और दूसरा बांटा गया दोस्तों आपका अनवीकरणीय। अनवीकरणीय 2 भागों के अंदर बांटा गया दोस्तों। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से होते हैं, वे ऊर्जा के संसाधन जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से कर रहे हैं, परंपरागत कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों हम जीवाश्म ईंधन याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं दोस्तों, जीवाश्म ईंधन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जल विद्युत। इसके अलावा दोस्तों आप बात करें गैर परंपरागत ने, ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ है या वर्तमान में उनका विकास किया जा रहा है। जैसे हम बात करें आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, किसमें आते हैं दोस्तों, गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें हम मानव प्रकृति में उपलब्ध चीज़ों द्वारा अपने प्रयासों से बार बार बना सकता है। जैसे बात करें हम एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों जल विद्युत, जल विद्युत,
इसको बना सकता है, सौर ऊर्जा को दोस्तों बना सकता है, ठीक है, बायोगैस को दोस्तों बना सकता है। ये किसमें आते हैं दोस्तों? आपके नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन में कभी भी पुनः नहीं बना सकता, पुनः अपने जीवन में उपयोग नहीं ले सकता। जैसे बात करें जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? कोयला। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका कोयला ले सकते थे। एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे ताकि हम समझ सके क्वेश्चनों को। तो ये वर्गीकरण किया गया था ऊर्जा संसाधनों का कितने आधार पर दोस्तों? दो भागों के अंदर, परंपरा के आधार पर और समाप्यता के आधार पर। फिर बात करें दोस्तों परंपरा के आधार पर ऊर्जा संसाधन कितने भागों में बांटा गया? दो भागों के अंदर। कौन से हैं आपके? परंपरागत और गैर परंपरागत। समाप्यता के आधार पर ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में बांटा गया, आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न तो एक सत्य है न आपका दो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका असंगत है? बताओ भाई। कोयला अनवीकरणीय एवं परंपरागत है, बताओ भाई। कोयला अनवीकरणीय एवं परंपरागत है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। जल विद्युत नवीकरणीय और परंपरागत है, बिल्कुल, जल विद्युत नवीकरणीय एवं परंपरागत है, बिल्कुल सत्य बात है। यूरेनियम नवीकरणीय एवं गैर परंपरागत है दोस्तों। यूरेनियम क्या आपका? अनवीकरणीय। किसमें आता है दोस्तों? आपके अनवीकरणीय। अनवीकरणीय है, यानी कि बात करें नाभिकीय ऊर्जा की बात करें, यूरेनियम से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों? आपकी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें गैर परंपरागत है क्या? यूरेनियम, बताओ भाई। नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय और गैर परंपरागत संसाधन है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अनवीकरणीय ऊर्जा के अंदर बात करें यूरेनियम, यूरेनियम और थोरियम, थोरियम दोनों आते हैं दोस्तों। कौन सी ऊर्जा उत्पादन करने में काम आती है दोस्तों? आपके नाभिकीय ऊर्जा के अंदर। किसमें काम आते हैं दोस्तों? आपके नाभिकीय ऊर्जा के अंदर काम आते हैं, ऊर्जा के अंदर काम आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मार्च 2024 से दिसंबर 2024 के मध्य राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता में हुई वृद्धि का प्रतिशत लगभग कितना है? बताओ भाई, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? 4.85%, 5.52%, 6.22%, 6.98%। बताओ भाई कितनी परसेंट उत्पन्न हुई दोस्तों? बताओ भाई। दोस्तों सबसे पहले बात होनी चाहिए आपको मार्च 2024 की अधिष्ठापित ऊर्जा याद होनी चाहिए। 2024 की अधिष्ठापित ऊर्जा की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी थी दोस्तों? बताओ भाई। मार्च 2024 में अधिष्ठापित ऊर्जा कितनी थी? वो थी दोस्तों आपकी 24,783.64 मेगावाट, 24,783.64 मेगावाट। वहीं बात करें दोस्तों आपकी दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक कुल अधिष्ठापित ऊर्जा की बात करें, अधिष्ठापित ऊर्जा की बात करें तो कितनी हो चुकी है दोस्तों? बताओ भाई। वो हो चुकी थी आपकी 26,325.19 मेगावाट। दोस्तों यहाँ पर कितनी वृद्धि हुई? वृद्धि कितनी हुई दोस्तों? ये कितनी परसेंट वृद्धि हुई? 4.85%, 5.52%, 6.22% या 6.98%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 6.22% वृद्धि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सीधा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देगी? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 2024 तक राज्य सरकार की तापीय परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता राज्य एवं केंद्र दोनों की संयुक्त तापीय क्षमता का 80% से अधिक है। कितने परसेंट से अधिक है दोस्तों? आपके 80% से अधिक है। सौर एवं पवन ऊर्जा का संयुक्त योगदान राज्य सरकार की तापीय क्षमता से अधिक है। सौर एवं पवन ऊर्जा का संयुक्त योगदान राज्य सरकार की तापीय क्षमता से अधिक है। बताओ भाई, उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है? तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर दो चीज़ें याद कर लेना दोस्तों नोट लगा के। पहला क्या याद करना दोस्तों, दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित तापीय ऊर्जा, राज्य की कुल अधिष्ठापित तापीय ऊर्जा कितनी है दोस्तों, बताओ भाई। राज्य की कुल अधिष्ठापित तापीय ऊर्जा कितनी थी आपकी, 7,830 मेगावाट। जो कुल ऊर्जा कितना परसेंट है, कुल ऊर्जा का 41.49%। तो कुल अधिष्ठापित ऊर्जा है राजस्थान की तापीय ऊर्जा वो है कि 7,830 मेगावाट। कुल ऊर्जा का दोस्तों 41.49% तो केवल तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सौर ऊर्जा की बात करते हैं दोस्तों। सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी आपकी, 5482.66 मेगावाट। वही बात करें दोस्तों आपकी पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी दिसंबर 2024 तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो थी दोस्तों आपकी 4414.12 मेगावाट। और दोस्तों कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है दोनों की, सौर ऊर्जा प्लस पवन ऊर्जा, अधिष्ठापित क्षमता की बात करें दोस्तों, क्षमता का कितना परसेंट है आपका, 7.59%, 37.59% दोनों, यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा कुल अधिष्ठापित क्षमता का 37.59% है, बिल्कुल राइट। ठीक है, ये दोनों कथन आपको याद करने। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यहाँ से, और बार बार पूछा भी। अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न कथनों पर मैं विचार करना। दिसंबर 2024 तक राज्य सरकार की तापीय परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता राज्य एवं केंद्र दोनों की संयुक्त तापीय क्षमता का 80% से अधिक है, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों आपका। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों ये। सौर एवं पवन ऊर्जा का संयुक्त योगदान राज्य सरकार की तापीय क्षमता से अधिक है, बिल्कुल राइट। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है राजस्थान में दिसंबर 2024 तक ऊर्जा उत्पादन के अवरोही यानी घटते क्रम में को सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो राजस्थान के अंदर बात करें दिसंबर 2024 तक ऊर्जा उत्पादन का अवरोही क्रम यानी घटता क्रम में बताना है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऊर्जा आपका तापीय ऊर्जा है। सर्वाधिक कौन सी आपकी 41 पॉइंट कितनी थी आपकी, 49% तो तापीय ऊर्जा है। पहले के अंदर है और दूसरे के अंदर है, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर है, तीसरे के अंदर नहीं है, तो तीसरा कैंसिल हो जाएगा। ताप के बाद में दोस्तों कौन सी हो जाएगी आपकी, सौर ऊर्जा। तो इसके दूसरे में सौर ऊर्जा, इसमें आपका ताप आ जाएगा आपका, इसमें पवन आ गया दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका, इसमें सौर हो जाएगा। अब आपका ए और डी बचा। फिर दोस्तों आती है आपकी कौन सी, पवन ऊर्जा। तो इसमें पवन ऊर्जा है, इसमें जल विद्युत है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बच्चा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर 1। तो सबसे ज़्यादा आपकी तापीय ऊर्जा है, फिर आपकी सौर ऊर्जा है, फिर पवन ऊर्जा है, फिर जल विद्युत ऊर्जा है, फिर आपकी गैस है आपकी दोस्तों, फिर परमाणु ऊर्जा है, फिर आपकी बायोमास से राजस्थान के अंदर उत्पन्न यानी बात करें ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपकी कौन सी ऊर्जा आपकी, तापीय ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा, फिर पवन ऊर्जा, फिर जल विद्युत, फिर गैस, फिर परमाणु, फिर बायोमास। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्रम पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्रम पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम। पहला कथन क्या दे रखा है दोस्तों आपका, पहला कथन दे रखा है 1000 मेगावाट या उससे अधिक कुल क्षमता वाला प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र सुपर स्टेशन की श्रेणी में आता है, बिल्कुल राइट। ठीक है, ऐसे संयंत्र जिनकी कुल क्षमता 1000 मेगावाट या इससे अधिक हो, कौन से स्टेशन के अंदर आती है दोस्तों, आपके सुपर स्टेशन श्रेणी के अंदर आता है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। जिस ताप विद्युत संयंत्र की किसी एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो तो वह सुपर क्रिटिकल स्टेशन कहलाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। जिस ताप विद्युत संयंत्र की किसी एक इकाई की क्षमता 500 मेगावाट हो, यानी एक इकाई आपकी 500 मेगावाट तक ऊर्जा उत्पन्न करती है या उससे अधिक उत्पन्न करती है, तो वो सुपर क्रिटिकल स्टेशन कहलाता है। कौन सा स्टेशन कहलाता है आपका, सुपर क्रिटिकल स्टेशन कहलाता है, बिल्कुल राइट। सभी सुपर स्टेशन अनिवार्य रूप से सुपर क्रिटिकल स्टेशन भी होते हैं, नहीं दोस्तों, सभी सुपर स्टेशन अनिवार्य रूप से सुपर क्रिटिकल स्टेशन नहीं होते, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका उपरोक्त में से कौन सा यह सही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर। मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए विभिन्न एग्जामों में जो पूछे गए थे। वर्तमान पैटर्न 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए वर्तमान समय के अंदर, ये 2025 का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिनेश बोर्ड द्वारा पूछा गया, ये और बता देता हूँ, क्योंकि आरपीसी द्वारा नहीं पूछा गया, दिनेश बोर्ड के द्वारा ये पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों को उनकी कुल स्थापित क्षमता यानी दिसंबर 2024 के संदर्भ में के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो करते हैं भाई। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो इसकी कितनी है दोस्तों? आपकी कुल क्षमता की बात करें तो कुल क्षमता है दोस्तों इसकी 2820 मेगावाट। कुल क्षमता कितनी है आपकी? 2820 मेगावाट। छबड़ा सुपर पावर स्टेशन, इसकी कुल क्षमता कितनी है दोस्तों आपकी? इसकी कुल क्षमता कितनी है दोस्तों आपकी? 2320 मेगावाट। 2320 मेगावाट पूछा जाता है भाई। कोटा थर्मल पावर स्टेशन कोटा के अंदर है दोस्तों, इसकी कितनी है दोस्तों कुल इकाई? बताओ भाई। 1240 मेगावाट। कुल क्षमता की बात करें तो कितनी है? 1240 मेगावाट। काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन की बात करें दोस्तों, इसकी कुल क्षमता कितनी है? काली सिंध की बात करें थर्मल पावर स्टेशन तो इसके है दोस्तों आपके 1200 मेगावाट। कुल क्षमता कितनी है आपकी? 1200 मेगावाट। अब हमें क्या पूछा है? घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे ज़्यादा आपकी सूरतगढ़ 1, फिर 2, फिर आपका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन यानी सुपर पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपके सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपके? सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर। साथ साथ याद कर लो, छबड़ा सुपर पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपके 12 जिले में स्थित है। 12 जिले में स्थित है। कोटा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? आपकी कोटा के अंदर है। राज्य का पहला ताप विद्युत घर है दोस्तों। राज्य का पहला ताप विद्युत घर है। ताप विद्युत घर है कौन सा आपका? कोटा थर्मल पावर स्टेशन। कौन सा आपका? कोटा थर्मल पावर स्टेशन। साथ साथ जो शॉर्ट नोट्स बना रहा है दोस्तों वो बना सकता है। वैसे पीडीएफ आपको शॉर्ट नोट्स की मिलेगी ऐप के ऊपर, ठीक है। पीडीएफ आपकी डाल दी गई है, वैसे देखें तो शॉर्ट नोट्स के ऊपर आपकी और डाल दी जाएगी। काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन की बात करें कहाँ पर स्थित है दोस्तों आपका? ये आपके चौकी मोतीपुरा झालावाड़ के अंदर स्थित है। चौकी मोतीपुरा झालावाड़ के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। सीधा सा क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपका बन सकता है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात करें दोस्तों तो ये सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र है। सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र, सर्वाधिक क्षमता वाला ताप विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये क्रम भी आपका पूछा जाता है बहुत बार, तो याद कर लेना दोस्तों। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत? देखो, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन सर्वाधिक क्षमता स्थापित करता है, सर्वाधिक स्थापित क्षमता वाला है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका, बिल्कुल सत्य बात है। छबड़ा सुपर पावर स्टेशन नई इकाइयों के बाद सुपर क्रिटिकल स्टेशन बन चुका है। बिल्कुल राइट। नई इकाइयों की क्षमता आपकी बात करें 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ आपको लग चुकी है आपके ऊपर, 5वीं और 6वीं इकाई, ठीक। कुल इकाई कितनी है दोस्तों इसके अंदर? कुल इकाई की बात करें तो 6, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर याद कर लेना दोस्तों, 5वीं व 6वीं इकाई कितने करती है? 660 मेगावाट की ऊर्जा उत्पन्न करती है। एक इकाई कितनी करती है आपकी? 660। और 6वीं भी कितनी करती है? 660 मेगावाट। 660 मेगावाट कर देता हूँ ताकि आप समझे, वरना कर लोगे एक दोनों इकाई मिलकर 660 मेगावाट उत्पन्न करती है, ऐसा आप समझ सकते हो, तो दोनों लिख देता हूँ मैं। 5वीं और 6वीं दोस्तों 660 और 660 मेगावाट उत्पन्न करती है। इसके कारण दोस्तों आपकी सुपर क्रिटिकल स्टेशन के अंदर दोस्तों आपका जाता, मैंने क्या बताया अभी, पहला क्वेश्चन करवाया था। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? सुपर क्रिटिकल स्टेशन किसे कहते हैं? जो एक इकाई 500 मेगावाट से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है या इससे अधिक उत्पन्न करती है, तो वो क्रिटिकल स्टेशन क्या कहलाता है? आपका सुपर क्रिटिकल स्टेशन कहलाता है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके कोटा थर्मल पावर स्टेशन
राज्य का प्रथम ताप विद्युत गृह, बिल्कुल राइट। कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ नहीं दोस्तों, आपकी 500 मेगावाट की 2 इकाइयाँ नहीं है, आपकी 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ, 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ। तो यहाँ पर असंगत कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर 4। नोट लगा के याद और कर लेना, एक ही और बच्चा है आपका। ताप विद्युत संयंत्र की बात करें दोस्तों, प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र के अंदर बात करें राजस्थान के अंदर 5 है, और 5वां कौन सा है दोस्तों आपका, 4 हम पढ़ चुके हैं, 4 तो ये रहे। 5वां है दोस्तों आपके अडानी थर्मल पावर प्लांट, अडानी थर्मल पावर प्लांट, पावर प्लांट कहाँ पर है दोस्तों, आपकी कवई 12 के अंदर, कवई 12 के अंदर है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कुल इकाई कितनी है दोस्तों आपकी, कुल इकाई दोस्तों आपके 2 है, 660 मेगावाट की है, यानी कुल क्षमता कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपकी क्षमता हो जाएगी आपकी 1320 मेगावाट। प्रथम आपका निजी क्षेत्र का है दोस्तों, कौन क्षेत्र का प्लांट है आपका, निजी क्षेत्र प्लांट। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जा चुका है, तो ये भी याद कर लेना है। 500 पावर प्लांट पढ़ चुके हैं आपके राजस्थान के अंदर। पहला पढ़ा हमने सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन, दूसरा पढ़ा हमने छबड़ा सुपर पावर स्टेशन 12 के अंदर, तीसरा हमने कोटा थर्मल पावर स्टेशन, चौथा हमने कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन, और 5वां हमने अडानी थर्मल पावर स्टेशन कवई 12 के अंदर हमने पढ़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित का सम्मिलित कीजिए, निम्नलिखित का सम्मिलित करना है दोस्तों, करते भाई। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया दोस्तों, आपके लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र, और इसके अलावा गैस ताप विद्युत संयंत्र भी पूछा गया है, जो गिरल थुमली बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है आपका दोस्तों, गिरल थुमली और बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। कैसा संयंत्र है दोस्तों आपका गिरल, बताओ भाई। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, कोयला है, लिग्नाइट क्या है आपका, कोयला, ताप विद्युत संयंत्र। क्या विशेषता है दोस्तों इसकी, निजी क्षेत्र का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र है क्या, बताओ भाई। एनटीपीसी द्वारा स्थापित गैस आधारित संयंत्र है। राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित गैस संयंत्र कौन सा था आपका, गिरल थुमली बाड़मेर के अंदर। राज्य का प्रथम लिग्नाइट आधारित गैस संयंत्र कौन सा आपका, गिरल थुमली बाड़मेर के अंदर। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। गुड़ा बीकानेर के अंदर है दोस्तों, ये भी कैसा आपका मरुद्वारा कंपनी द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा दोस्तों, आपके मरुद्वारा कंपनी द्वारा स्थापित है। निजी क्षेत्र का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र, एक के अंदर आ जाएगा, पहला सी के अंदर, दूसरा एक के अंदर, बाकी ऑप्शन कैंसिल। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। किस कंपनी द्वारा स्थापित है दोस्तों, ये कंपनी की बात करें, मरुद्वारा कंपनी द्वारा स्थापित, मरुद्वारा कंपनी द्वारा स्थापित संयंत्र दोस्तों। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, अंता 12 दे रखा है, और इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंता 12 वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अंता 12 की बात करें दोस्तों, क्या है आपका निजी एनटीपीसी द्वारा स्थापित गैस से आधारित संयंत्र है दोस्तों आपका अंता 12 के अंदर। कौन सा आपका, एनटीपीसी द्वारा स्थापित गैस से आधारित संयंत्र। तो 3 हो जाएगा दोस्तों आपके 2 के अंदर, 3 2 के अंदर दोस्तों। चौथा ऑप्शन दे रखा राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर दोस्तों चंबल परियोजना जल विद्युत केंद्र है आपका राणा प्रताप सागर। कहाँ पर दोस्तों, आपके राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पर आपके, चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, अलग पेन से लिख देता हूँ मैं, जल विद्युत संयंत्र चौथे के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, CABD। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंता 12 से कितनी मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है दोस्तों आपकी, 420 मेगावाट। 420 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। कहाँ से, अंता 12 से। गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। कौन सा आपका, गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्र, जो आपकी एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलिए विचार करते हैं। बरसिंह सर लिग्नाइट आधारित संयंत्र का संचालन केंद्रीय उपक्रम द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है।
अंतः गैस आधारित संयंत्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित है? नहीं दोस्तों, एनटीपीसी द्वारा। किसके द्वारा संचालित है दोस्तों? आपके एनटीपीसी द्वारा। चंबल परियोजना का राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल राइट। ठीक है, चंबल और राजस्थान के मध्य दोस्तों, सॉरी चंबल परियोजना की बात करें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, 50-50 है दोस्तों। उपरोक्त में से कौन सा यह से कथन असत्य है? तो केवल 2 असत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित लिग्नाइट आधारित, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझना। लिग्नाइट आधारित संयंत्रों का उनकी स्थापित क्षमता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सीधे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर कौन सा लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र कौन से जिले में स्थापित है? दोस्तों सबसे पहले बात करें आपकी भाद्रेसर। भाद्रेस की बात करें दोस्तों, कौन से जिले में स्थित है? आपके बाड़मेर के अंदर। कौन से क्षेत्र का है दोस्तों? आपके निजी क्षेत्र का है। कितनी क्षमता है दोस्तों इसकी? क्षमता की बात करें दोस्तों तो ये क्षमता आपकी 250 मेगावाट। फिर बात करें दोस्तों आपके बरसिंहसर। बरसिंहसर कहाँ पर दोस्तों? आपके बीकानेर के अंदर है। किसके द्वारा स्थापित है दोस्तों? आपके स्थापित की बात करें दोस्तों आपकी नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा। लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित है, कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित। क्षमता की बात करें दोस्तों आपकी, इसकी क्षमता कितनी है आपकी? 250 मेगावाट। बरसिंहसर के अंदर है। बिथनोट, बिथनोट प्रस्तावित है अभी, लेकिन कौन से जिले के अंदर स्थित है दोस्तों? आपके बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। कौन जिले में? आपके बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। स्थापना किसके द्वारा की जा रही है दोस्तों? इसकी स्थापना की जा रही है दोस्तों आपकी नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। क्षमता की बात करें दोस्तों, इसकी क्षमता कितनी है इसकी? तो क्षमता है दोस्तों 250 मेगावाट। कितनी है आपकी? 250 मेगावाट। वही बात करें गुढ़ा। गुढ़ा कहाँ पर दोस्तों? आपके गुढ़ा बीकानेर के अंदर स्थित है। कौन जिले में स्थित है दोस्तों? आपके बीकानेर के स्थित है। ये भी आपकी लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र है, ये तो आपको याद हो गया होगा। गुढ़ा की बात करें, किस कंपनी द्वारा स्थापित है? मरुद्रा कंपनी द्वारा। मरुद्रा कंपनी कहाँ की है दोस्तों? आपकी आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की दोस्तों? आंध्र प्रदेश के, इसके द्वारा ये स्थापित किया गया। ठीक है, और बात करें दोस्तों आपका राजस्थान का पहला निजी क्षेत्र का लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र, राज्य का निजी क्षेत्र का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह, आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है दोस्तों? आपका गुढ़ा बीकानेर के अंदर स्थित है। क्षमता की बात करें दोस्तों, इसकी क्षमता कितनी है आपकी? 135 मेगावाट। तो आसानी से आप कर सकते हो दोस्तों। 250 बराबर है, तो पहला दूसरा तीसरा बराबर है, चौथा से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवरोही क्रम में तो पूछा था हमें, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित का सम्मिलित कीजिए। चलो करते हैं। सूची फर्स्ट परियोजना दे रखी है, सूची सेकंड में आपको विशेषता दे रखी है। माही परियोजना की बात करें दोस्तों, माही परियोजना 45:55 अनुपात में संयुक्त परियोजना है। कौन से राज्यों के बीच है दोस्तों? राजस्थान प्लस गुजरात। राजस्थान वर्सेज गुजरात लिख देता हूँ मैं। इन दोनों के बीच दोस्तों आपकी 45:55 में बांटी गई कौन सी परियोजना? आपकी माही परियोजना। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से कुल उत्पादन कितनी होती है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा की बात करें, विद्युत ऊर्जा की बात करें कितनी उत्पन्न होती है दोस्तों? आपकी 140 मेगावाट। 140 मेगावाट। यहाँ पे याद कर लें दोस्तों, संपूर्ण उपयोग कौन करता है दोस्तों? राजस्थान करता है। कौन करता है दोस्तों? अपना राजस्थान करता है। शॉर्ट नोट्स बना रहा है तो साथ साथ बनाते रहना दोस्तों। शॉर्ट नोट्स जो दोस्त बना रहा है। बाघड़ा नागल परियोजना, बाघड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? सबसे पहले तो बात करें सतलज नदी के ऊपर। सतलज नदी के ऊपर है दोस्तों। संयुक्त परियोजना है आपकी। संयुक्त परियोजना की बात करें तो कौन कौन से राज्यों के साथ है दोस्तों? आपकी
वो आपकी दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाखड़ा नागल परियोजना कौन कौन से राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। कौन सी नदी के ऊपर है दोस्तों? सतलज नदी के ऊपर स्थित है। इस परियोजना के अंदर दोस्तों राजस्थान का हिस्सा कितना है दोस्तों? राजस्थान का हिस्से की बात करें, इसका राजस्थान का कितना है दोस्तों? आपका 15.2%। कितना आपका? 15.2%। यानी क्या हो जाएगा आपका? दूसरा पहले के अंदर हो जाएगा। पहला 2, दूसरा आपका पहले के अंदर है। पहला 2 और दूसरा पहले के अंदर, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्वेश्चनों से आपके ऑप्शन बाकी कट जाते हैं। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? व्यास परियोजना। व्यास परियोजना की बात करें दोस्तों, कौन सी नदी के ऊपर? आपकी व्यास नदी के ऊपर है। सबसे पहले तो आपको याद होनी चाहिए। संयुक्त परियोजना की बात करें दोस्तों, किन किन राज्यों के बीच है? तो संयुक्त परियोजना की बात करें तो आपके राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच है। ये भी कौन कौन से राज्यों के बीच? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बीच है दोस्तों। यहाँ की कुल क्षमता कितनी है आपकी? बताओ भाई, यहाँ की कुल क्षमता कितनी है आपकी? व्यास की क्षमता है आपकी 408.6 मेगावाट क्षमता। कितनी आपकी? 408.6 मेगावाट क्षमता। राव घाट परियोजना। राव घाट परियोजना की बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सी नदी के ऊपर है? सबसे पहले इस बात करें हम राव घाट परियोजना, तो दोस्तों चंबल नदी पर है। चंबल नदी के ऊपर है। परियोजना की बात करें, संयुक्त परियोजना दे रखा है ऑप्शन के अंदर चौथा, चंबल नदी पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच कैसी योजना आपकी दोस्तों? संयुक्त परियोजना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों BACD। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये सारी की सारी दोस्तों कैसी आपकी जल विद्युत परियोजना है, यानी कौन सी आपकी जल विद्युत योजना के अंदर ये परियोजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। माई बचार सागर बांध से उत्पादित समस्त विद्युत ऊर्जा का उपयोग राजस्थान करता है। बिल्कुल राइट। कौन करता है दोस्तों? आपका राजस्थान करता है। बिल्कुल सत्य बात है। कितनी है आपकी क्षमता की बात करें? आपकी 140 मेगावाट। अभी हमने पीछे किया है, क्वेश्चन पूछा गया ये आपके एग्जाम के अंदर। भाखड़ा नांगल एवं व्यास परियोजना दोनों में राजस्थान का अंश 15.2% है। नहीं दोस्तों, केवल दोस्तों भाखड़ा नांगल में दोस्तों आपके 15.2% राजस्थान का हिस्सा है। राव घाट परियोजना चंबल नदी पर प्रस्तावित है। संयुक्त परियोजना है। बिल्कुल राइट। संयुक्त परियोजना मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान के बीच है। तो ये आपका सही। उपरोक्त में से कौन से कथन चाहिए? तो पहला और तीसरा सही। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित लघु जल विद्युत परियोजना, लघु जल विद्युत परियोजना क्या स्थानों में से कौन सा युग्म असंगत है? अनास परियोजना दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर है। बिल्कुल राइट। अनास नदी के ऊपर। अनास किसी सहायक नदी है दोस्तों? आपकी माई की सहायक नदी। अफवाह तंत्र हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर। जाखम परियोजना दोस्तों आपके प्रतापगढ़ के अंदर। बिल्कुल राइट। ठीक है, जाखम परियोजना का अपना प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। और जाखम नदी के ऊपर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों? आपके जाखम बांध। कितने मीटर है दोस्तों? आपके 81 मीटर है। तो 81 मीटर याद आते हैं आपको चूलिया जलप्रपात याद आना चाहिए, जिसकी ऊंचाई आपकी 18 मीटर है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपका। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? सूरतगढ़ बीकानेर के अंदर नहीं दोस्तों। आपके सूरतगढ़ कहाँ पे? गंगानगर के अंदर है। पुंगल बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट लगा के याद करो यहाँ पर। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर शाखाओं, नहर की शाखाओं पर स्थापित लघुपन विद्युत परियोजनाएं की बात करें, कौन कौन सी है दोस्तों? जैसे बात करें आपकी अनूपगढ़ है पहली। अनूपगढ़ की बात करें, गंगानगर के अंदर है। अनूपगढ़ जिला बना था लेकिन अब हट चुका है। दूसरा जैसे आपके पुंगल बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर। तीसरी जैसे हम बात करें चारण वाला शाखा,
चारनवाला शाखा कौन जिले में दोस्तों? आपके बीकानेर में है। चौथी की बात करें आपकी बीरसलपुर शाखा, बीरसलपुर बीरसलपुर शाखा की बात करें, ये भी कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। तो हमारा असंगत कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। राजस्थान ऑटोमिक पावर स्टेशन रावतबाठा, राजस्थान ऑटोमिक पावर स्टेशन रावतबाठा देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं दोस्तों, देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, दूसरा है। देश का कौन सा आपका? दूसरा है दोस्तों। प्रथम कौन सा था आपका? प्रथम था दोस्तों आपके तारापुरा। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पर पड़ता है आपका? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है दोस्तों। रावतबाठा परमाणु संयंत्र का उत्पादन 1973 में प्रारंभ हुआ, बिल्कुल राइट। 1973 में प्रारंभ हुआ दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्थापना की बात करें दोस्तों, स्थापना हुई थी इसकी 1965 के अंदर। कब हुई थी? 1965 के अंदर। किसके सहयोग से दोस्तों? इसके अंदर सहयोग किसका था आपका? सहयोग था आपका कनाडा का। किसका सहयोग था दोस्तों? आपके कनाडा का सहयोग था। ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा। वर्तमान में रावतबाठा में 6 इकाइयाँ कार्यरत है तथा 700 मेगावाट की 2 इकाइयाँ निर्माणाधीन है, बिल्कुल राइट। वर्तमान में राजस्थान की बात करें, संयंत्र में कुल 6 इकाइयाँ कार्यरत है जिनकी कुल क्षमता 1180 मेगावाट है तथा 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है दोस्तों, सॉरी, तथा 700 मेगावाट की 2 इकाइयाँ निर्माणाधीन है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। माहिन न्यूक्लियर पावर प्लांट बांसवाड़ा में 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ स्थापित की जानी प्रस्तावित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 700 मेगावाट की कितनी लगेगी दोस्तों? आपकी 4 इकाइयाँ लगाई जाएगी। एक चारों एक साथ मतलब समझ लेना, 700 की 4 इकाइयाँ, ठीक है। 700 कितनी आपकी 4 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? माहिन न्यूक्लियर पावर प्लांट बांसवाड़ा के अंदर। और एक क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है वर्तमान एग्जाम के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, राजस्थान में सौर ऊर्जा की उच्च संभाव्यता का प्रमुख भौगोलिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रमुख भौगोलिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा आपका सौर ऊर्जा संबंधित? उच्च आर्द्रता एवं अधिक वर्षा नहीं दोस्तों। 325 से अधिक सौर दिवस एवं 6 से 7 किलोमीटर प्रति आवर प्रति वर्ग मीटर या प्रतिदिन सौर विकिरण उत्पन्न होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का एक गर्म राज्य है, आप सभी को बताएं, इसलिए सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिकतम हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। क्या दिए हुए कथन देखिए। पहला कथन दिया आपका, राजस्थान की सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता 142 गीगावाट आकी गई है, बिल्कुल राइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावित क्षमता कितनी है? 142 गीगावाट। कितनी दोस्तों? आपकी 142 गीगावाट मापी गई है। दिसंबर 2024 तक 22,676 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता में रूपटॉप संयंत्र भी सम्मिलित है। नहीं दोस्तों, रूपटॉप संयंत्र इसमें सम्मिलित नहीं है। रूपटॉप व ऑफ ग्रिड संयंत्रों के अलावा दोस्तों क्षमता कितनी है आपकी? इन दोनों के अलावा दोस्तों 22,676 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। इनके अलावा है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर को सीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका सीज, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन कहा जाता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। उपरोक्त में से कौन सा है सही कथन सही है? तो आपका पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दिसंबर 2024 तक जो 22,676 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है, उसके अंदर दोस्तों आपका रूपटॉप संयंत्र और आपके ऑफ ग्रिड संयंत्रों के शामिल नहीं किया गया। कौन से? रूपटॉप व ऑफ ग्रिड संयंत्रों को शामिल नहीं किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित सौर ऊर्जा स्थलों में कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म आपका असंगत है? पहला दिया हुआ आपका दोस्तों खींवसर नागौर के अंदर, बिल्कुल सही है, ठीक है। खींवसर नागौर के अंदर है, मोखला जैसलमेर के अंदर है, आपका धुनिया बाड़मेर के अंदर नहीं है दोस्तों, धुनिया जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। नदिया कला आपका जोधपुर के अंदर है, बिल्कुल राइट। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपकी दूरसर कहाँ पर? आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है, ठीक है। सोलर पावर प्लांट की बात करें, सोलर पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया आपका, तो कौन से स्थान पर कौन से? दूरसर के अंदर आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है।
अंगोरिया बाड़मेर के स्थित है दोस्तों आपके। अंगोरिया कहाँ पर स्थित है आपका? बाड़मेर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों कौन सा बच गया आपका? ग्वालियर बच गया आपका एक, झुंझुनू के अंदर। ग्वालियर कौन सा आपका? झुंझुनू के अंदर। ये आपके आगे 7 आपके संयंत्र है। सोलर पावर प्लांट की बात करें, कुल कितने आपके? 7। अब तक कितने स्थापित हो चुके हैं? कुल 7 स्थापित हो चुके हैं। 7 तो ये आपके ऑप्शन के माध्यम से आपके सामने स्थित है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट लगाइए, एक चीज़ याद करो यहाँ पर। क्या याद करनी है? विश्व का सबसे बड़ा, यानी विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क की बात करें दोस्तों, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है आपका? ये स्थापित किया जा रहा है दोस्तों आपकी बड़ला आ सकता है, या आपका दोस्तों भादला आ सकता है। कौन जिले के अंदर आपके दोस्तों? जोधपुर जिले के अंदर स्थित। कौन से जिले के अंदर आपके? जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। क्षमता कितनी है दोस्तों इसकी? क्षमता आपकी 2245 मेगावाट। प्रत्येक पॉइंट को याद करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? प्रत्येक पॉइंट आपको याद होनी चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा आपका? बड़ला, जोधपुर के अंदर स्थित। कुल क्षमता कितनी है आपकी? 2245 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि राजस्थान की संभावित सौर क्षमता 142 गीगावाट है तथा वर्तमान में अधिष्ठापित क्षमता 22,674 मेगावाट है, तो उपयोग की गई क्षमता संभाव्यता का लगभग कितना परसेंट है? तो वह दोस्तों लगभग 12% है, लगभग 16% है, लगभग 20% है, लगभग 24% है। तो लगभग आपका 16% है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। निम्नलिखित को हमें सम्मिलित करना, चलिए करते हैं दोस्तों। फलोदी पोखरण सोलर पार्क की बात करें आपके, फलोदी पोखरण सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है आपके? जोधपुर जैसलमेर के स्थित है। फलोदी जोधपुर में आता था, अब तो जिला बन चुका है। तो आपका फलोदी के अंदर, पोखरण आपका जैसलमेर के अंदर, ठीक है? जोधपुर और जैसलमेर। तो आप फलोदी, आप जिला बन चुका है, तो आपको फलोदी याद करना है। तो दोस्तों बात करें आपकी इसकी क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट। हमें क्या पूछा? विकास करता है या विशेषता? तो फलोदी पोखरण की बात करें, इसकी विशेषता क्या है दोस्तों आपकी? मेसर्स एसएल सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला 3 के अंदर। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? पहला 3 के अंदर हो जाएगा दोस्तों। फतेहगढ़ की बात करें दोस्तों आपकी, फतेहगढ़ सोलर पार्क कहाँ पर स्थित है आपके? जैसलमेर के अंदर। इसकी भी स्थापना किसके द्वारा की जा रही है दोस्तों? बताओ। फतेहगढ़ की स्थापना किसके द्वारा की जा रही है आपकी? मेसर्स अंडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। तो दूसरा आपका दूसरे के अंदर हो जाएगा। नोक कहाँ पर दोस्तों आपका? जैसलमेर के अंदर। नोक भी कहाँ पर आपका? जैसलमेर के अंदर है। और दोस्तों इसकी स्थापना किसके द्वारा की जा रही है? इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? दूसरे की बात करें, फतेहगढ़ की क्षमता कितनी है? वो क्षमता है आपकी दोस्तों फतेहगढ़ की आपकी 800। वैसे कुल क्षमता तो दोस्तों आपकी 1500 है, 1500 मेगावाट। लेकिन दोस्तों उत्पादन शुरू हो चुका है आपका। उत्पादन शुरू कितने मेगावाट का हो चुका है आपका? बताओ भाई। 896 मेगावाट। नोक की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? आपकी RSDCL द्वारा, यानी बात करें राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो किस में चला जाएगा आपका तीसरा? चौथे के अंदर 925 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है दोस्तों। और उत्पादन शुरू की बात करें दोस्तों, हो चुका आपका 190 मेगावाट। लास्ट पोंगल कहाँ पर है दोस्तों? आपके बीकानेर के अंदर है। पोंगल बीकानेर के अंदर है दोस्तों। क्षमता कितनी है दोस्तों आपकी? क्षमता 2450 मेगावाट रखी गई है इसकी। और बात करें 3 चरणों में विकसित किया जा रहा है आपका, किसके द्वारा? RSDCL द्वारा 3 चरणों में विकास प्रस्तावित है दोस्तों। अभी विकास प्रस्तावित है, अभी शुरू नहीं हुआ उत्पादन। वहीं बात करें फलोदी जोधपुर से उत्पादन शुरू हो चुका है आपका 450 मेगावाट। तो ये भी साथ साथ याद करना, कुल क्षमता कितनी है, उत्पादन शुरू कितना हो चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आजकल पूछ सकता है न्यू पैटर्न के अनुसार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? CBDA। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो कथनों पर विचार करते हैं।
बड़ला सोलर पार्क का प्रथम फेज IRECL द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल राइट। कहाँ पर है दोस्तों? आपके जोधपुर के अंदर आपका बड़ला सोलर पार्क, याद कर लेना दोस्तों। द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ फेज MNRE की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित हुए हैं, बिल्कुल राइट। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसमें प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई है, बिल्कुल राइट। ठीक है, प्रत्यक्ष सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की गई है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। नई सौर ऊर्जा नीति 2019 के अनुसार राजस्थान को 2024-25 तक 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है, बिल्कुल राइट। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 2024-25 तक लक्ष्य कितना था आपका? 30 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। तो उपरोक्त में से सही कथन कौन सा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म आपका असंगत है दोस्तों? फतेह सागर झील में सौर वेधशाला स्थापित है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। पिछोला झील में सौर ऊर्जा संचालित नौकाएं हैं, बिल्कुल राइट। रावतबाठा दूरदर्शन केंद्र सौर ऊर्जा संचालित है, बिल्कुल राइट। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है आपका? जयपुर प्रथम निजी क्षेत्र की सौर परियोजना है, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? प्रथम निजी क्षेत्र की सौर परियोजना की बात करें वो कहाँ पर है दोस्तों? आपकी खींवसर नागौर के अंदर, खींवसर नागौर के अंदर है दोस्तों। ठीक है, और किसके द्वारा है आपके दोस्तों? रिलायंस की है दोस्तों। निजी क्षेत्र की बात करें किसकी है? रिलायंस की। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? यदि राष्ट्रीय लक्ष्य 175 गीगावाट 2022 में और यदि राष्ट्रीय लक्ष्य 175 गीगावाट 2022 में सौर ऊर्जा का लक्ष्य 100 गीगावाट था, तो कुल लक्ष्य में सौर ऊर्जा का प्रतिशत कितना हिस्सा लगभग कितना था? 52%, 57%, 60% या दोस्तों 65%? तो 175 गीगावाट और 100 गीगावाट यानी 60% हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 57%। क्या जाएगा दोस्तों आपका? 57%। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की सौर परियोजना किस स्थान पर प्रारंभ की गई? तो खींवसर नागौर के अंदर, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले शहरों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर। जयपुर सम्मिलित है दोस्तों, अजमेर सम्मिलित है आपका, और जोधपुर सम्मिलित है। तो 3 सिटी को दोस्तों आपकी बात करें आपकी विकसित की जाएगी आपकी सोलर सिटी के रूप में। सोलर सिटी की बात करें आपकी तो राजस्थान की 3 सिटी चुनी गई है। कौन कौन सी आपकी? जयपुर, अजमेर और जोधपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल HAM के तहत सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस संस्था को सौंपी गई है? हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल HAM के तहत सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस संस्था को दी गई है? RRECL, NTPC, MNRE, SECI। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा आपका RRECL। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। RREC द्वारा रेस्को मोड के तहत अब तक लगभग कितनी क्षमता के रूफटॉप्स और संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 0.5 मेगावाट, 1.2 मेगावाट, 5 मेगावाट, 10 मेगावाट। दोस्तों आपकी 1.2 मेगावाट क्षमता की स्थापित कर सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 से 3 बार आपका रिपीट हो चुका है 2025 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1.2 मेगावाट क्षमता की। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 120 मीटर की ऊंचाई पर राजस्थान की पवन ऊर्जा संभाव्यता 127 गीगावाट आकी गई है। ठीक है, 120 मीटर की ऊंचाई पर कितनी मापी गई दोस्तों आपकी? 127 गीगावाट आकी गई है। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। 150 मीटर की ऊंचाई पर 284 गीगावाट संभाव्यता के साथ राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर, बिल्कुल राइट, यानी पहले स्थान के ऊपर है राजस्थान, बिल्कुल सेट। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 150 मीटर की। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों, 120 मीटर की ऊंचाई में प्रथम कौन सा राज्य है आपका? प्रथम है दोस्तों गुजरात, सेकंड कौन है अपना? राजस्थान। सेकंड कौन है अपना? राजस्थान। पवन ऊर्जा उत्पादन राजस्थान देश में प्रथम स्थान रखता नहीं दोस्तों, पवन ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान नहीं, आपका 5वां स्थान है, 5वां स्थान है। दिसंबर 2024 तक 5209 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है, बिल्कुल राइट। 5209 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा और चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट लगा के ये चीज़ याद करना है, यहाँ पर एक लाइन याद करना। वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 में एक वर्ष में अधिकतम पवन ऊर्जा अधिष्ठापित करने वाला, अधिकतम पवन ऊर्जा अधिष्ठापित करने में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? करने में स्थान कौन सा रहा राजस्थान का? प्रथम। राजस्थान की बात करें, ठीक है, कौन सा स्थान रहा दोस्तों आपके? प्रथम। वर्ष 2023 में एक वर्ष में अधिकतम पवन ऊर्जा अधिष्ठापित करने में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा दोस्तों? आपका प्रथम स्थान। 1, 2 और 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखिए परियोजना नीति और आपकी विशेषता दे रखी है दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं। अमर सागर, सबसे पहले बात करें दोस्तों आपकी अमर सागर, जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर आपकी? जैसलमेर के अंदर है। कब हुई थी दोस्तों आपकी पहली परियोजना? पहली पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी आपकी? अमर सागर। सीधा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देवगढ़ कहाँ पर है दोस्तों आपकी? प्रतापगढ़ के अंदर। दूसरी पवन ऊर्जा योजना, ठीक है, दूसरी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अमर सागर की बात करें दोस्तों, पहली पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर के अंदर स्थित है, पहला 2 में हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है आपकी प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है, BD, तो B और D, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब आई थी दोस्तों? 2019 में आती है, 2019 में। अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड, यह कब आई थी दोस्तों आपकी? बताओ भाई। 390 मेगावाट क्षमता, भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट है जो जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका BDAC, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 390 मेगावाट का भारत का पहला हाइब्रिड एनर्जी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? जैसलमेर के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तीसरी परियोजना, तीसरी यहाँ पे याद कर लो दोस्तों, तीसरी कौन सी थी आपकी? बीठड़ी थी, और बीठड़ी कहाँ पर है दोस्तों? फलौदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के संदर्भ में से कौन सा युग्म असंगत है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर की बात करें, चित्तौड़गढ़ जिला दोस्तों इसमें सम्मिलित है। राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान के 5 जिले हैं, राजस्थान के कुल जिले कितने हैं दोस्तों आपके? 5 है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंदर कौन कौन से आपके? चित्तौड़गढ़, इसके अलावा दोस्तों आपके अजमेर, इसके अलावा दोस्तों आपका नागौर, जोधपुर और बीकानेर। तो हमें क्या पूछा? असंगत पूछा। चित्तौड़गढ़ सम्मिलित है जिला, नागौर आपका सम्मिलित है दोस्तों, जैसलमेर आपका सम्मिलित है नहीं है, बीकानेर आपका सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यदि 120 मीटर पर संभाव्यता 127 गीगावाट तथा 150 मीटर की संभाव्यता 284 गीगावाट है, तो ऊंचाई वृद्धि के साथ संभाव्यता में वृद्धि का लगभग कितना गुणात्मक अनुपात है? बताओ भाई। लगभग 1.5 गुना, लगभग 2 गुना, लगभग 2.2 गुना, लगभग 3 गुना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? लगभग 2.25 गुना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान पैटर्न के अनुसार पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की बायोमास नीति 26 फरवरी 2010 को जारी की गई। कब जारी की गई दोस्तों आपकी? 26 फरवरी 2010 को जारी की गई थी, बिल्कुल राइट।
पहला बायोमास संयंत्र गंगानगर के पदमपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों? आपके गंगानगर के पदमपुर में स्थापित किया गया, बिल्कुल राइट। बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी 2023 वर्ष 2022 में घोषित हुई थी? नहीं दोस्तों, बायोमास एंड वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 में जारी हुई थी दोस्तों, आपकी 2022 में इसकी घोषणा नहीं हुई थी, ये गलत हो जाएगा आपका। दिसंबर 2024 तक 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, बिल्कुल राइट। पूर्वोत्तर में से कौन से कथन सही है? तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नीति कब जारी होती है दोस्तों? ये नीति जारी होती है आपकी 29 सितंबर 2023 को। ये डेट आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बहुत बार याद कर लेना दोस्तों। चारों लाइनें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चारों लाइनें आपकी पूछी भी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित का सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित करना, संस्था या स्थान दे रखा है और विशेषता दे रही है। पदमपुर की बात करें दोस्तों, हमने देखा अभी पदमपुर कहाँ पर सर्वाधिक बायोमास की संभावना? नहीं दोस्तों, प्रथम बायोमास संयंत्र आपका पदमपुर में स्थापित किया गया था। आपका पदमपुर कहाँ पर आपके दोस्तों? गंगानगर। गंगानगर के अंदर दोस्तों आपके प्रथम बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया था। तो पहला आपका 2 के अंदर, तो पहला 2 के अंदर कौन से में है दोस्तों? आपका ये तो पहले के अंदर है, एक तीसरे के अंदर है, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा। कलरावास की बात करें दोस्तों आपके, तो कलरावास क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई, कलरावास कहाँ पर आपकी? बायोमास बायोडीजल रिफाइनरी है क्या कलरावास में? बायोडीजल रिफाइनरी है दोस्तों आपकी, उदयपुर के अंदर है कलरावास। और यहाँ पर दोस्तों क्या है आपकी? बायोडीजल रिफाइनरी है। इसके अलावा झामरी कोटड़ा भी कहाँ पर दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। यहाँ पर दोस्तों बायोडीजल प्लांट है आपका, क्या आपका? बायोडीजल प्लांट। उदयपुर जिला की बात करें, सर्वाधिक बायोमास की संभावना कौन से जिले के अंदर है दोस्तों? आपके उदयपुर जिले के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी डी सी है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपकी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म आपका असंगत है? बायोफ्यूल मिशन 2005 में आया था, बिल्कुल राइट। बायोफ्यूल प्राधिकरण कब आया था? 2007 के अंदर, बिल्कुल राइट। बायोफ्यूल नीति 2010 में आती है क्या? नहीं दोस्तों, बायोमास नीति 2010 के अंदर आती है, बिल्कुल राइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। बायोफ्यूल नीति कब आई थी? 2007 के अंदर आई थी दोस्तों। कब आई थी आपकी? 2007 के अंदर आई थी सबसे पहले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यदि कुल 128.45 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित है तो प्रति संयंत्र औसत स्थापित क्षमता लगभग कितनी है? 7 मेगावाट, 8 मेगावाट, 9 मेगावाट, 10 मेगावाट। बताओ भाई, प्रति क्षमता कितनी हो जाएगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो 9 मेगावाट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरे ऑप्शन निकाल लेना, 128.45 मेगावाट में 14 का भाग दे देना, औसत आ जाना, आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विचार कीजिए। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1957 में हुई थी। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी, बिल्कुल राइट। वर्ष 2000 में इसके स्थान पर 5 पृथक कंपनियों का गठन किया गया, बिल्कुल राइट। कितने? 5 पृथक कंपनियों का गठन किया गया, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का कार्य विद्युत उत्पादन करता नहीं दोस्तों, प्रसारण का कार्य दोस्तों आपके विद्युत उत्पादन का नहीं। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 2000 में हुई थी। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2000 के अंदर हुई थी, बिल्कुल राइट। तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा, चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 5 कंपनियों में, राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1997 में थी, बिल्कुल राइट। 2002 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। देखो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। RREC का गठन 1995 में RSPCL से हुआ, नहीं दोस्तों। RREC का दोस्तों बात करें 2002 में गठन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 2002 के अंदर गठन हुआ था। RSPCL का गठन कब हुआ था? 1995 के अंदर, ये सही है आपका। तो राइट आंसर RERC का कार्य विद्युत दरों का नियमन करना है, बिल्कुल राइट। तो 1 और 2 और 4 सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम से इस योजना पूछा गया। योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 से किया गया था, बिल्कुल राइट। 13 फरवरी 2024 से योजना का प्रारंभ किया गया था। 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का अधिकतम 78,000 का अनुदान दिया जाएगा, बिल्कुल राइट। राजस्थान में 10 लाख घरों को रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य है। कितने घरों को दोस्तों? आपके 10 लाख घरों को। बताओ भाई, नहीं, 5 लाख घरों को दोस्तों।
कितने घरों को? 5 लाख घरों को रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया। दिसंबर 2024 तक 111.77 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना कृषि अनुदान के अंतर्गत यदि कोई उपभोक्ता किसी माह 2500 यूनिट विद्युत उपभोग करता है तो उस माह उसे कितना अनुदान प्राप्त होगा? 0, 500, 1000, 2000? बताओ भाई। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? 1000। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखितों पर में विचार करना शुरू करते हैं। क्या दे रखा दोस्तों? क्वेश्चन दे रखा अपना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू उत्पादन के अंतर्गत 100 यूनिट तक विद्युत उपभोग के पूर्णतः निःशुल्क तथा 100 यूनिट से अधिक उपभोग होने पर केवल अतिरिक्त यूनिट का शुल्क दे होगा। सही बात है क्या? बताओ भाई। नहीं दोस्तों, फिर पूरे यूनिटों का देना होगा। ठीक है, 100 से ऊपर जाने पर दोस्तों सभी शुल्क उपभोक्ता को वहन करने होंगे, पूरी संपूर्ण यूनिट का दे होगा। पीएम कुसुम योजना वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई तथा इसके घटक 1 के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड से जोड़ा जाता है। बिल्कुल राइट। पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत 7.5 एचपी तक ऑफ ग्रिड सौर कृषि पंप सेट उपलब्ध कराए जाते हैं। बिल्कुल राइट। उदय योजना का उद्देश्य विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय संकट से उबारना है। बिल्कुल राइट। उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी बल्ब रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं। बिल्कुल राइट। प्रोक्त में से कौन से कथन सही है? तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला आपका गलत हो जाएगा। यदि 100 यूनिट से ऊपर यूनिट आती है तो पूरे बिल का आपको देना पड़ता है, प्रत्येक यूनिट का आपको पैसा देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? और ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। घटक ए ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रेड ए में सम्मिलित है। घटक बी में ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौर ऊर्जा नहीं दोस्तों। घटक ए सी दे रखा है आपका ऑफ ग्रिड सौर पंप प्लांट दूसरे के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ये उल्टे दे रखे हैं आपके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रमुख उद्देश्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रमुख उद्देश्यों के साथ सम्मिलित करना। चलो करते हैं। उदय की बात करें, उदय का योजना का उद्देश्य क्या है आपका दोस्तों? विद्युत वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्गठन। उजाला योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों आपके? एलईडी बल्बों का सस्ती दर पर वितरण। सौभाग्य योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों आपके? हर घर बिजली कनेक्शन। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस योजना के तहत आपके हर घर बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? तो सौभाग्य योजना। पीएम कुसुम की बात किया दोस्तों आपके, पीएम कुसुम योजना के अंदर दोस्तों आपके सौर ऊर्जा आधारित कृषि उत्पादन को बढ़ाना। तो ए बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण दिवस राजस्थान में 2005 से मनाया जा रहा है। नहीं दोस्तों, 2005 से ऊर्जा संरक्षण दिवस नहीं मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? फिर 2009 से। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों आपका? 14 दिसंबर को आपका ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दूसरा दे रहा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। बिल्कुल राइट। राजस्थान ने 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट 2024 में अक्षय ऊर्जा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नहीं दोस्तों, द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान प्राप्त किया? द्वितीय स्थान। ठीक है, सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था दोस्तों? आपका प्रथम स्थान। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति वर्ष 2022 में जारी हुई थी। ग्रीन हाइड्रोजन नीति बताओ भाई। 29 सितंबर 2023 को जारी हुई थी। 29 सितंबर 2023 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? हमें क्या पूछा? सही कथन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही। 4th ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट 2024 कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बताओ भाई। 16 सितंबर 2024 को ये होती है आपकी। 16 सितंबर 2024 को कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर दोस्तों ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन और आपने। क्वेश्चन क्या अपना, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह नीति का प्रारंभ 4 दिसंबर 2024 को होता। कब होता है दोस्तों? 4 दिसंबर 2024 को होता है। बिल्कुल राइट। 2023 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बिल्कुल राइट, पूछा जा चुका है। 2030 तक 90 गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक
90 गीगावाट दोस्तों सौर ऊर्जा, 90 गीगावाट कौन सी ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया आपका, सौर ऊर्जा का। और पवन ऊर्जा की बात करें तो कितने गीगावाट रखा गया दोस्तों आपके, 25 गीगावाट, 25 गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया। कब तक, 2030 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2030 तक 2000 KTPA हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, बिल्कुल राइट। तो हमें क्या पूछा है कि असत्य कथन, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत 2030 तक प्रस्तावित 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य में सौर ऊर्जा का प्रतिशत लगभग कितना है, 60%, 65%, 72% या 75%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, 90 रखा गया आपका, ठीक है। 90 गीगावाट रखा गया लक्ष्य इसका सौर ऊर्जा का। अभी देखा हमने, तो यहाँ पर काट सकते हो, 90 में भाग देना 125 का इंटू 100, ठीक है। 25 चौका 100 और 5 पंजे 125, 5 का भाग देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, लगभग 72% आ जाएगा। 5 एकम 5, कितना बच गया आपका, 4 बच गया, 8 पंजे 40, 18 चौक 72, 72% आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नवीनतम प्रकार की किस प्रकार से पूछे जा सकते हो, हमने सारी की। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित की। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति कब आई थी, 29 सितंबर 2023 को। राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति, बताओ भाई, राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति कब आई थी, 2023 को आई थी दोस्तों, यानी 6 अक्टूबर 2023 को, 2023 को आई थी। फोर्थ ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट कब हुई थी दोस्तों आपकी, 16 सितंबर 2024 को। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति कब आई थी दोस्तों आपकी, 4 दिसंबर 2024 को। हमें क्या पूछा है, कालानुक्रम क्वेश्चन पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताओ भाई क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक सबसे पहले 29 सितंबर आएगा, ठीक है। 16 सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, 3 आएगा सबसे पहले, 3 2 1 4, सॉरी 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 सॉरी, 3 1 सॉरी 3 1 2 4 आना चाहिए, यह होगा दोस्तों सही। ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें, ये अपना सही है दोस्तों, ठीक है। अक्टूबर, सितंबर के बाद में आता है अक्टूबर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा 1 2 3 4 कैसे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 2025-26 में 5 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का प्रस्ताव है, नहीं दोस्तों। 2025-26 में 10 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन निजी क्षेत्र के माध्यम से प्रस्तावित है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके दोस्तों ऊर्जा संसाधन से। यदि आप सबसे पहले इनका टेस्ट देना चाहते हो आप, तो टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट कहाँ पर दोगे दोस्तों, अपने ऐप के ऊपर। ये टेस्ट आप अपने ऐप पर दे सकते हो। ऐप का नाम है दोस्तों अपने PAP बाय DK सर, PAP बाय DK सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आप सबसे पहले टॉपिक वाइज अपने सिलेबस के अनुसार टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों इसी के ऊपर दोस्तों आपको इसका एनालिसिस वीडियो भी मिल जाता है ऐप के ऊपर, ठीक है। यूट्यूब पर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है ऐड वगैरह। इसी के ऊपर दोस्तों आप इसको PDF के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों इसी ऐप के ऊपर आपके दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट होते हैं, इसी शेड्यूल के अनुसार, इसी सिलेबस के अनुसार आपके। इसकी PDF सबसे पहले आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो PDF के माध्यम से दे सकते हो। फिर दोस्तों इसका एनालिसिस भी PDF का आपको मिल जाएगी, यानी सॉल्यूशन PDF भी आपको इसके ऊपर आपको ऐप के ऊपर मिल जाती है। तो पूरा कंटेंट आपका जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच में होता है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करवाया जाता है। क्लास कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। शाम को मिलते हैं, एक टॉपिक आपका शेष बचता है। फिर कल करेंगे दोस्तों मैंने टेस्ट 3 का एनालिसिस। शाम को करेंगे दोस्तों हम पर्यटन, और जैसे पर्यटन व आपका परिवहन, ये 2 ही टॉपिक बचा है आपका, ठीक है। दोनों का एक साथ आपका टेस्ट हो जाएगा। शाम को इसका एनालिसिस कर लेंगे, प्रत्येक आंकड़े हम जान लेंगे। फिर दोस्तों हम टेस्ट का एनालिसिस करेंगे और साथ साथ फिर मैंने टेस्ट 4 के सिलेबस को शुरू कर देंगे कल से। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर से